बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आज हम मैप से आगाज़ करेंगे क्योंकि खबरें बहुत सारी मैप के साथ जुड़ी हैं और इसके ज़रिए से थोड़ी हमें समझ भी अच्छी आ जाएगी। फिर बाकी चीज़ें जो हैं वो जाके हम अपने रेगुलर वीलॉग में डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत सारी खबरें हैं। सबसे पहले तो ये है कि अरब ममालिक से अब कुछ नरम खबरें आना शुरू हो गई हैं। डोनाल्ड ट्रंप इतना टाइम क्यों गेन कर रहा है? यानी पहले डोनाल्ड ट्रंप ने 2 दिन का टाइम दिया कि 2 दिन के अंदर अंदर मैं हमला कर दूंगा और सब कुछ तबाह कर दूंगा। तबाही तो उसके बावजूद जारी रही है। डोनाल्ड ट्रंप भी अटैक कर रहे हैं और इसराइल भी अटैक कर रहा है, तो इसराइल का और अमेरिका का हमला तो रुक नहीं रहा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने फिर 2 दिन मुकम्मल होने से पहले 5 दिन की डेडलाइन दी। फिर 5 दिन मुकम्मल होने से पहले 10 दिन की डेडलाइन दी। ईरान की जानिब से किसी किस्म का ऐसा जवाब अभी तक नहीं मिला जिससे ये उम्मीद की जाए कि कोई जंगबंदी हो जाएगी। तो ये हो क्या रहा है? देखिए, इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप का जंग से निकलना डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगा। जो अमेरिका में आज के दिन में हुआ है 28 तारीख को, क्योंकि पाकिस्तान में वक्त जो है वो पहले चलता है, अमेरिका में बाद में आता है। तो पाकिस्तान में आपके पास 29 तारीख होती है, तो अमेरिका में 28 तारीख ही चल रही होती है। और जो कुछ 28 तारीख को अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुआ वो मैं आपको भी थोड़ी देर बाद बताऊंगा, क्योंकि वहां रिकॉर्ड लग रहे हैं, नए से नए रिकॉर्ड लग रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का वो वाहिद सदर बन गया है जो अपनी मुद्दत के दूसरे ही साल में इस कदर गिरावट का शिकार हो गया कि माजी में ऐसी कोई मिसाल मिलती नहीं है। अब मामला यह है कि अरबों को एक बात तो समझ आना शुरू हो गई है, उनके स्टेटमेंट भी आना शुरू हो गए हैं। और इसके पीछे एक रीजन जो है वो तुर्की, मिस्र और पाकिस्तान भी है। पाकिस्तान इस लड़ाई का हिस्सा बनना नहीं चाहता। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने कोशिश की थी, बुला के मौलवियों को डराया भी था और इधर उधर बातचीत भी ऐसी की थी, को बंदे शंदे भी मार दिए थे और इस तरह के स्टेटमेंट सियासतदानों से दिलवाए भी थे। लेकिन ये मौक़िफ़ अवाम में बिल्कुल पजीराई हासिल करने में नाकाम रहा। उन्हें इस बात का आइडिया हो गया है कि अगर हम सऊदी अरब के लिए ईरान से लड़े या अमेरिका और इसराइल के साथ मिलकर ईरान के साथ लड़े तो पाकिस्तान के अंदर हमारी मंजी ठुक जाएगी। लिहाजा ये भी अब पीछे हट रहे हैं और परेशान है कि हमने दिफाई मुआहदा तो कर लिया, अब जनाब मामला संभाले कैसे। तो ये सारे मिलकर सऊदी अरब को हाथ नहीं पकड़ा रहे और सऊदी अरब और अरब ममालिक अमेरिका को हाथ नहीं पकड़ा रहे। अब पहली मरतबा ऐसा हुआ कि कतर के बाद सऊदी अरब के बाद यूएई, इन सबके बयान आना शुरू हो गए। उर्दन याद रखिएगा, उर्दन इसराइल के साथ ही रहेगा हमेशा, और वो उसका तरीकाकार ही वो है, वो बहुत पुराना उनका सिलसिला उनके साथ चल रहा है, वो अब छोड़ दें। लेकिन यहां पे अरब ममालिक में ये सोच पैदा हो गई है कि हम बहुत बड़े लूजर बन जाएंगे अगर हम इस लड़ाई के अंदर उतरे तो, और ईरान हमारे साथ बहुत बुरा कर सकता है। अगर हम ईरान को मारेंगे अनाउंस करके तो वो भी मारेगा। अब एक चीज पे आप गौर कीजिएगा, देखिए नुकसान किसका होगा एंड ऑफ द डे। ये है सबसे बड़ी सोचने वाली बात। ये है जी अमेरिका, यहां से अमेरिका आता है और यहां लड़ाई चल रही है इस जगह पे, ये ईरान है। अब मुझे बताएं दुनिया का ये दूसरा कोना है, ये ईरान है। तो अमेरिका का क्या बिगड़ेगा? क्या ईरान या कोई और मुल्क यहां से मिसाइल मार सकते हैं अमेरिका के ऊपर? नहीं मार सकते। बहुत बड़ा फासला है। ये पूरा वर्ल्ड मैप आपके सामने पड़ा है, पूरा का पूरा अफ्रीका क्रॉस करना पड़ता है, गल्फ क्रॉस करना पड़ता है, यूरोप क्रॉस करना पड़ता है, अटलांटिक ओशियन क्रॉस करना पड़ता है, नहीं पहुंच सकता, इतनी कैपेसिटी नहीं है। हां, अमेरिका के पास ये कैपेसिटी है। अमेरिका ने किया ये कि ये जो रीजन है, ये वाला जो एरिया है, ये सारा, यहां पे अमेरिका ने अपनी बेसिस बनाई थी, मिलिट्री बेसिस। अमेरिका ने ओमान में, सऊदी अरब में, रेड सी में, इसराइल में, उर्दन में, इराक में, शाम में और हत्ता कि कुवैत के अंदर, यूएई के अंदर, कतर के अंदर, बहरीन के अंदर, हर तरफ अमेरिका ने अपनी बेसिस बनाई थी। और इन्हीं बेसिस के ऊपर ईरान वापस अटैक करता है। और सबको समझ आ गई है कि अमेरिका की रोकने की सलाहियत वो नहीं है जो हम समझ रहे थे। इक्का दुक्का मिसाइलों को वो रोक सकता है, लेकिन अगर कभी बड़ा हमला हुआ तो वो नहीं रोक पाएगा। अगर ये जंग नहीं रुकती तो नुकसान किसका होगा? सबसे पहले सोचने वाली बात यह है। तो सबसे बड़ा जो नुकसान होगा जंग ना रुकने की सूरत में, वो जनाब ये खित्ता है, ये वाला, इस खित्ते का सबसे बड़ा नुकसान होगा अगर जंग नहीं रुकती। तो ये सारा का सारा मिडिल ईस्ट है, ये तबाह हो जाएगा, इनका कारोबार बंद हो जाएगा। इनके यहां पे कारोबार है कौन से? इनका सबसे बड़ा कारोबार है तेल का और गैस का। तो वो कारोबार तो तब चलेगा ना जब ये आबना हुर्मुज़ चलेगी। जब ये आबना हुर्मुज़ ही नहीं चल रही, यहां से तेल की सप्लाई बंद है, यहां तेल आ नहीं पा रहा, इसमें से तेल निकल नहीं पा रहा, ये आगे यूरोप अगर इंतजार कर रहा है तो तेल वहां भी नहीं जा रहा। तेल जो है ये यहां से इंडिया भी नहीं जा रहा, यहां पाकिस्तान भी नहीं पहुंचेगा। ये आगे जापान है, थाईलैंड है, ये जापान है, ये चाइना है, ये म्यांमार है। अगर इन सबको तेल नहीं मिलता और यहां यूरोप में भी नहीं जाता तो सबसे बड़ा नुकसान तो इनका है, क्योंकि ये तेल के सबसे बड़े सप्लायर हैं। तो नंबर 1 नुकसान तो हो जाएगा इनका। नंबर 2 सबसे बड़ा नुकसान किसका होगा, और उनके नुकसान की भरपाई भी नहीं होगी, वो मैं आपको बताता हूं। नंबर 2 पे जिन ममालिक का सबसे ज्यादा नुकसान होगा वो है जनाब ये यूरोपीय ममालिक। इनका नुकसान सबसे बड़ा क्यों होगा? इन्होंने बेहतरीन इंडस्ट्री लगाई हुई है अपने मुल्कों में। ये करते ये थे कि दुनिया भर से तेल और एनर्जी और गैस ये ले जाते हैं अपने मुल्कों में। ये यूरोपीय ममालिक, यूरोपीय यूनियन इनकी एक बनी हुई है। इन्होंने फैसला किया एक पे हमला, सब पे हमला। तो ये मिलजुल कर रहते हैं। आप एक वीजा लेते हैं, शेंजन वीजा उसे कहते हैं, आप पूरे यूरोप में ट्रैवल करते हैं, कोई आपको नहीं रोकता। मैंने अभी वीजा लिया, मेरे पास एक वीजा है, मैंने नीदरलैंड का वीजा लिया, मैं चाहूं तो ये पूरे यूरोप में घूम सकता हूं। इन्होंने आपस में इकट्ठ किया हुआ है। तो ये इंडस्ट्री सारी यहां पे लगी हुई है। रॉ मटेरियल ये उठाते थे पहले अफ्रीका से,
अभी भी लेते हैं वहां से, अब उस तरह नहीं है जिस तरह माजी में था। और ये ऑयल एंड गैस, ये तीन बड़ी जगह जहां से ये हासिल करते हैं। एक ये ऑयल एंड गैस हासिल करते हैं यहां ऊपर से, या इनको कुछ यहां पे जखायर हैं कुछ वहां से इनको मिल जाते हैं। एक बड़ा जरिया इनका रशिया था, रशिया से इनको बहुत बड़े पैमाने पर जो है वो ऑयल एंड गैस मिल सकती है, क्योंकि रूस के पास तेल भी है और गैस के भी बहुत बड़े बड़े जखायर है, और रूस के जरिए से ही आएगा अगर कुछ इनके पास पहुंचेगा सेंट्रल एशिया से। तो तीसरा इनके पास जो सबसे बड़ा जरिया था वो ये है, ये यहां से गुजरा, ये आपने हुर्मुज़ से होता हुआ बाब मंदब से गुजरा, नहर स्वेज से होके मेडिटेरेनियन सी से जाके यहां पे यूरोप को मिल जाता है ऑयल और गैस। यहां से जर्मनी की इंडस्ट्री चल रही है, फ्रांस की इंडस्ट्री चल रही है, बेल्जियम की इंडस्ट्री चल रही है, स्पेन चल रहा है, बाकी कंट्रीज बहुत बड़े बड़े मुल्क हैं, पूरी दुनिया के अंदर इनका सामान जाता है बनकर, बेहतरीन कारनामे इन्होंने किए हुए हैं, तो वो सारा यहां से चल रहा था। तो इनको होगा सबसे बड़ा नुकसान दूसरे नंबर पे, इसीलिए यूरोप इस लड़ाई से बचना चाहता है। यूरोप को यह पता है कि अगर ये लड़ाई तूल पकड़ गई तो जितना अरसा ये लड़ाई चलेगी इस रीजन के अंदर, उतना अरसा यूरोप के हालात अच्छे नहीं होते, यूरोप की इंडस्ट्री बैठ जाएगी, वहां पे लगातार महंगाई बढ़ती चली जाएगी, इसलिए वो लड़ाई से लगातार अवॉइड कर रहे हैं। अमेरिका को इस लड़ाई में क्या फायदा है, ये अब मैं आपको बताता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये है आपका अमेरिका, ये दो हिस्सों में, एक ये है और एक ये ऊपर अलास्का भी है, ये भी अमेरिका का हिस्सा है और ये रशिया के बिल्कुल साथ लगता है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि रूस और अमेरिका बहुत दूर है, नहीं, एक तरफ से ये बहुत करीब भी है। जब इस मैप को आप ऐसे बंद करते हैं तो रशिया का ये वाला एरिया ये यहां से बाहर निकलता है और यहां से सामने अमेरिका है, तो इनके बीच में जो आखिरी फासला रह जाता है ना, वो 4.5 किलोमीटर का रह जाता है। एक तरफ जो है रशिया का इलाका है केप डेजनिया और दूसरी तरफ अमेरिका का अलास्का है, तो ये बहुत करीब है इधर से ना, वहां पे बीच में जजीरे भी हैं इनके, कुछ रशिया के पास हैं कुछ अमेरिका के पास हैं, लेकिन वहां पे बहुत करीब होने के बावजूद कोई ऐसा कंफ्लिक्ट है नहीं। भारत अमेरिका को फायदा क्या होगा, ये है जनाब वेनेजुएला, जिसपे अमेरिका ने हाल ही में कंट्रोल किया है। वेनेजुएला को कंट्रोल करने के बाद अमेरिका के पास अब यह सलाहियत है कि वो सबसे बड़ा ऑयल का जखीरा कंट्रोल कर चुका है। यहां पे अमेरिकन कंपनियां काम करेंगी, अमेरिका को तेल का मसला ही कोई नहीं है। माजी में अमेरिका भी अपना तेल यहां से लेकर जाता था, यहां से तेल निकलता था, यहां से यूं जाता था, अमेरिका को जाके मिलता था। माजी में ये होता था, अब नहीं होता। अब अमेरिका यहां से बहुत तेल ले लेता है, अमेरिका के अंदर अपनी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, तो अमेरिका ने नए जखायर बहुत सारे अपने काबू कर लिए हैं। अमेरिका का 1% तेल बताया जाता है कि वो यहां से जा रहा था, नहीं भी जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है, एक सिंबॉलिकली तेल जा रहा था ना, अगर नहीं जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है। तो अमेरिका को फर्क कोई नहीं पड़ेगा, उसकी इंडस्ट्री भी चलेगी, उसका काम भी चलेगा। बल्कि होगा ये कि अमेरिका यहां से जो तेल प्रोड्यूस करेगा वो अटलांटिक ओशियन के जरिए से और पैसिफिक ओशियन के जरिए से, इन दोनों समुद्रों के जरिए से दुनिया के ममालिक को बेचेगा। किसको बेचेगा, यहां बेचेगा, यहां बेचेगा, यहां बेचेगा, इंडिया को भी बेचेगा, बाकी ममालिक को कोशिश करेगा बेचने की। तो अमेरिका का तो तेल बिकेगा, अमेरिका की मसनूआत भी बिकेगी। अमेरिका यूरोप को कहेगा कि आप भी हमसे खरीदें। अब जो तेल यहां से पहले यूं जाता था, अब यहां से यूं आएगा, यहां से यूं जाएगा, तो अमेरिका के कंट्रोल में यूरोप की मईशत भी आ जाएगी। लूजर कौन बनेगा, यूरोप, क्योंकि उसे महंगा तेल खरीदना पड़ेगा। चाइना का क्या बनेगा, जो सबसे बड़ा अमेरिका का कंपटीटर है। ये जो नीले रंग का नजर आ रहा है ना आपको, ये वाला, ये चाइना है, ये चाइना है जी, और इसका एक बॉर्डर लगता है रशिया के साथ। तो रशिया के पास तो ऑयल है, तो रशिया चाइना की जरूरत पूरी कर सकता है, और चाइना के पास एक ऐसे कुछ ट्रेड रूट्स हैं जहां वो ईरान से भी तेल ले सकता है। तो चाइना कुछ ना कुछ करके लड़ाई के इस माहौल में अपने लिए, क्योंकि चाइना खुद ये प्रोड्यूस नहीं करता तेल, उसके पास गैस और तेल इस तरह नहीं है, तो चाइना अपनी जरूरत पूरी करने के लिए बहुत सारा तेल और गैस इंपोर्ट करता है। तो वो इंपोर्ट रशिया से कर लेगा और ईरान से कर लेगा, तो चाइना का काम भी चल जाएगा। ज्यादा जो ममालिक पिसेंगे वो गरीब और तरक्की पजीर ममालिक, जैसा कि पाकिस्तान, जैसा कि इंडिया, जैसा कि अफ्रीकी ममालिक, जैसा कि गल्फ, और सबसे ज्यादा यूरोप। इन ममालिक के ऊपर इंपैक्ट आएगा, इसीलिए यूरोप इस लड़ाई में नहीं जा रहा। और अब बार बार अरब ममालिक ये कहना शुरू हो गया हम इस लड़ाई को नहीं लड़ते। डोनाल्ड ट्रंप टाइम बार बार जो बढ़ाते हैं, जो मैं बात कर रहा था, वो इसलिए बढ़ाते हैं कि वो कोशिश कर रहे हैं कि सारे उनके साथ मिलकर ताकत के बलबूते पे ईरान को कंट्रोल करें और आबनाए हुर्मुज़ को जबरदस्ती खुलवाएं। अब अगर ये आबनाए हुर्मुज़ को जबरदस्ती खुलवाते हैं और ईरान नहीं खोलने देता और इसके नतीजे में नुकसान होता है, तो ये अंदाजा सबको हो गया है कि ईरान की पसली इतनी तगड़ी है और उसे इतनी सपोर्ट बाकी मुल्कों की मिल रही है कि उससे आप जबरदस्ती कर नहीं सकते, या ज्यादा नुकसान हो जाएगा। खित्ते की सारी जो तनसीबात हैं ऑयल की, वो तबाह हो जाएंगी, और इसमें अमेरिका को फिर भी फायदा रहेगा, वो सर्वाइव कर जाएगा। चाइना भी कुछ ना कुछ करके सर्वाइव कर जाएगा, रशिया का बहुत फायदा हो जाएगा। नुकसान किसका होगा, ये बेचारे साउथ एशिया के कंट्रीज जो है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, और ये इससे आगे आप आ जाएं जापान वगैरह, साउथ अफ्रीका, ये जनूबी कोरिया वगैरह, इन लोगों का नुकसान हो जाएगा, अफ्रीकन कंट्रीज का नुकसान हो जाएगा, गल्फ तो बिल्कुल तबाही हो जाएगा, और उसके बाद यूरोप का सबसे बड़ा नुकसान होगा। ये बात अब सबको समझ आ गई, इसलिए सारे लड़ाई से अवॉइड कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप घेर के लड़ाई में लाता है, ये सारे लड़ाई से निकलते हैं, और इनकी कोशिश है कि ट्रंप यहां पे लड़ाई को अधूरा छोड़ के चला जाए। इसराइल का फायदा जरूर होगा। याद रखिएगा कि ये छोटा सा कंट्री है इसराइल, ये यहां पे है। मैं आपको एक मैप दिखाता हूं, ये मैप आप देखिए, ये नाज़रीन इसराइल है, ये एक्सपेंशन कर रहा है। इसराइल का मालो दौलत, उसका सारा सिस्टम पूरी दुनिया में पड़ा हुआ है। एक मालियाती निजाम के अंदर इसका बहुत बड़ा हिस्सा है इसराइल का। तो इसराइल के लिए ये प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप इसराइल में जितनी इमारतें तबाह कर देंगे, जितने बंदे मार देंगे, यही इनका नुकसान है।
और ये इस नुकसान को पूरा भी कर देंगे क्योंकि इनके पास बेशुमार पैसा और सपोर्ट मौजूद है पूरी दुनिया में। अगर आप ये देखें कि 1946 में ये इसराइल का जो मैप है पूरा, ये फलस्तीन और इसराइल ये कैसे था, तो ये सबत इलाका जो है ये 1946 में ये जो हरा एरिया सारा ये मुसलमानों के पास था, फलस्तीनियों के पास था। ये छोटा सा जो ये येलो एरिया छोटे छोटे हैं, यहां पे इसराइली आके नए नए बसे थे, मुसलमानों ने इनको जमीनें दी थी और बेची थी। इसके बाद 1947 में लड़ाई होती, फिर इसराइल ऐसे हो गया, ये देखें ये बढ़ गया और मुसलमानों का इलाका कम हो गया, लेकिन जेरूशलम मुसलमानों के पास था। 1967 में जंग होती है और इसराइल काफी हद तक जेरूशलम पे भी कब्जा कर लेता है और बहुत सारे एरिया पे मजीद कब्जा करता है। अब इसराइल ये इतना बड़ा हो गया है, ये सारा एरिया इसराइल के पास है और ये थोड़ा सा एरिया मुसलमानों का कम होते होते ये गजा है और ये जेरूशलम उसकी सराउंडिंग है, जिसको वेस्ट बैंक आप कहते हैं। और अब आप ये देखेंगे आज सूरत हाल ये है कि मुसलमान नुक्तों में छोटी 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 आबादियों में बंद कर दिए और बाकी सारा इलाका यहूदी आबादकारियां और उसके साथ ये इसराइली इलाका है। तो इसराइल अपने आप को एक्सटेंड कर रहा है। ये इस वक्त आपको जो इसराइल का या फलस्तीन का मैप नजर आता है वो ऐसे ये लंबूतरा मैप है। मुस्तकबिल में ये मैप कैसा होगा इसके बारे में प्रेडिक्शन की जाती है और बहुत सारे लोग कहते हैं कि ग्रेटर इसराइल बनेगा, और वो इसलिए कहते हैं कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में जो एक पूरी रियासत थी वो उसको बनाना चाहते हैं। बहुत सारे लोग इस मिथ को बोलते हैं। तो ये है वो मैप जिसे ग्रेटर इसराइल कहते हैं। यानी अभी आपको मैंने दिखाया कि वो बिल्कुल लंबूतरा और बारीक एक मैप है, वो इस एरिया में है, लेकिन मुस्तकबिल में इसराइल इस तरह का होगा ये दावा किया जाता है और इस ख्वाहिश का बार बार इजहार किया जाता है। ये देखने ये वो मैप है जो पुराना है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में जो एक रियासत होती थी वो इस नौयत की होती थी और दावा किया जाता है कि इसी को दोबारा बनाया जाएगा। अब अगर ये बन जाती है या बनाने की कोशिश की जाती है, देखिए ना, अगर अरब ममालिक और ईरान ये सारे आपस में लड़ेंगे तो कमजोर हो जाएंगे। जब कमजोर हो जाएंगे तो इन पर कंट्रोल करना आसान हो जाएगा और यही बात तुर्की बार बार समझाता भी है। अब आप ये देखें कि इसमें कौन कौन से ममालिक फंसेंगे। ये आ गया एक और मैप, ये देखें, ये जॉर्डन सारा का सारा गया। इसका कलर चेंज करते हैं ताकि आपको आसानी से नजर आए। ये देखें, ये जॉर्डन जिसको आप उर्दन कहते हैं सारा का सारा गया। सीरिया जिसको आप शाम कहते हैं वो भी गया। लबनान ये पूरा इसका हिस्सा है। ये जो मेडिटेरेनियन सी है इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इसके पास है। साइप्रस का जजीरा उधर चला जाएगा। तुर्की का एक हिस्सा चला जाएगा। इसके बाद ये तुर्की के बाद ईरान का कुछ हिस्सा है जो बताया जा रहा है कि वो भी शामिल हो जाएगा इस मैप के मुताबिक। कुवैत का एक बहुत बड़ा हिस्सा है वो भी ग्रेटर इसराइल में चला जाएगा। सऊदी अरब का एक बहुत बड़ा हिस्सा है वो भी ग्रेटर इसराइल में चला जाएगा। रेड सी का एक बहुत बड़ा पोर्शन है ये भी चला जाएगा। और ये मिस्र का एक बहुत बड़ा पोर्शन स्वेज कैनाल समेत ये भी इसराइल का हिस्सा बन जाएगा, ये दावा किया जाता है। यानी ईरान, इराक, शाम, लबनान, मिस्र, सऊदी अरब, बहुत सारे ममालिक जो हैं, तुर्की इवन, और कुवैत और रेड सी, और इसके अलावा ये पहुंच जाएंगे यहां तक, ये जो पर्शियन गल्फ है। तो ये एक प्लान है जो बहुत अरसे से है। बहुत सारे लोग इस पर बात करते हैं, मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले इसके ऊपर बात करते हैं और इसी के बारे में कहा जाता है कि आखिरी लड़ाई यहां पे गालिबन होगी। और इसके बारे में चाहे वो इस्लाम है, चाहे ईसाइयत है, चाहे यहूदियत है, हर मजहब के अंदर ये एरिया, ये खित्ता, यहाँ की लड़ाई, इसकी बहुत सारी प्रेडिक्शंस मौजूद हैं। और इस पर कुछ अर्सा पहले एक वजीर दिफा है अमेरिका के, उन्होंने भी बात की थी। जो अमरीकी सफ़ीर है इसराइल के अंदर, उसने भी इस पर बात की थी। और इसराइल के अंदर तो बेशतर लोग इस पर बात करते रहते हैं, अरब दुनिया में भी इस पर बात होती है कि ये एक एक्सपेंशन का प्लान है। तो नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो प्रेजेंटेशन थी इससे बेहतर समझ आ रही होगी हमें कि मामला किस तरफ जा रहा है और किसका ज़्यादा नुकसान हो रहा है। बहरहाल ये चीज़ें हम आइंदा भी डिस्कस करते रहेंगे। अभी इस वक्त जो बड़ी खबर है वो अमेरिका में बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, बहुत बड़े पैमाने पर लोग निकले हैं। नो किंग्स मूवमेंट, ये डोनाल्ड ट्रंप के हुकूमत करने के तरीके के खिलाफ अमेरिकन इकट्ठे हो गए। इनके मुतालबात पहले मैं आपके सामने रखता हूँ, फिर बताता हूँ ये कितनी बड़ी मूवमेंट है। ये इसका 5वां दौर हुआ है। इससे पहले ये 4 मरतबा इकट्ठे हुए। पहली मरतबा 3 मिलियन अमेरिका में निकले थे, फिर 5, फिर 7, और इस मरतबा जो है ये चौथा है। तो इस मरतबा 9 मिलियन का दावा किया गया था, लेकिन अभी रिपोर्ट्स आ जाएंगी, जब कैलकुलेशन होगी तो पता चलेगा कि कितने अमेरिकन बाहर निकले डोनाल्ड ट्रंप के तर्ज हुकूमत के खिलाफ। इनके जो बड़े मुतालबात हैं, एक तो अथॉरिटेरियनिज्म यानी ताकत पसंदी, ताकत से चीज़ों को कंट्रोल करने की एक सोच, फिर इमिग्रेशन की जो पॉलिसीज़ हैं डोनाल्ड ट्रंप की, फिर जमहूरी असूलों की जो खिलाफ वर्जी है, फिर बढ़ती हुई जो महंगाई है, प्राइसेस बहुत बढ़ रही हैं अमेरिका में, फिर ईरान जंग के हवाले से और जो खारजा पॉलिसी है डोनाल्ड ट्रंप की, उस पर फिर लीडरशिप का एक फुकदान है अमेरिका में, ये भी कहा जाता है, और अमरीकी तशख्खुस की एक तबाही हो रही है। ये वो बड़ी चीज़ें हैं जिन पर अमेरिकन बाहर निकले हैं। ये जो मुजाहरे हुए, इनके बारे में अब तक जो रिपोर्ट हुआ है कि 3000 अलग अलग मुकामात पे बहुत बड़ी तादाद में अमेरिकन बाहर निकले हैं। एक एक रियासत में अमेरिका के 50 से 70, 80 मुकामात पे भी एहतजाज हुए हैं। ये एहतजाज सिर्फ अमेरिका के अंदर नहीं हुए, बल्कि जो अमेरिकन अमेरिका से बाहर रहते हैं उन्होंने भी मुख्तलिफ ममालिक में एहतजाज किए। फ्रांस में रिपोर्ट हुआ और दीगर ममालिक में रिपोर्ट हुए। तो ये एहतजाज अमेरिका से बाहर भी हुए, लेकिन बड़े एहतजाज लाखों की तादाद में लोग निकले वो अमेरिका के अंदर निकले हैं। अब नंबर्स कितने थे ये मैं कह सकता हूं कि किसी भी अमरीकी सदर के खिलाफ ये चलने वाली सबसे खौफनाक तहरीक है,
कोई भी सदर अपने इक़्तिदार के दूसरे साल में इतना गैर मकबूल नहीं हुआ जितना डोनाल्ड ट्रंप हो गया। डोनाल्ड ट्रंप अपनी पॉलिसीज़ और अपने कारनामों की वजह से अमेरिका में लगातार उनकी मकबूलियत ज़मीन बोस हो रही है। लेकिन आप देखिए फ़र्क कितना है, वहाँ पे वो जमहूरियत के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, इसके बावजूद इतनी जमहूरियत है वहाँ पे कि कोई बंदा उन्होंने मारा ही नहीं, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल नहीं किया। अमरीकी फ़ौजियों ने घरों का चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल नहीं किया, ख़वातीन को, बच्चों को सड़कों पर नहीं घसीटा, मारा कुट्टा नहीं, लोगों को अगवा नहीं किया, अगवा बराए बयान नहीं किया, लोगों पर टॉर्चर नहीं किया, लोगों को जबरी तौर पर लापता नहीं किया। इसके बावजूद लोग इतनी बड़ी तादाद में निकल रहे हैं। पाकिस्तान होता, डोनाल्ड ट्रंप को बहुत कुछ सीखना पड़ेगा अपने फेवरेट फील्ड मार्शल से और शहबाज शरीफ से, जो बड़ा फेवरेट उनका प्राइम मिनिस्टर है। और वो अब उन्होंने एक और बयान दे दिया कि मैं नलायकों को पसंद करता हूँ। ये बड़ी अजीब बात है, एक दफ़ा वो कहते हैं मैं इनको पसंद करता हूँ, दूसरी दफ़ा वो कहते हैं मैं नलायकों को पसंद करता हूँ। तो ये अब जिस चीज़ को वो पसंद करते हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो सारे लोग अब सोचना शुरू हो गए कि ये क्या मुसीबत है। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप का कोई पता नहीं, कहीं भी कोई स्टेटमेंट दे देता है। मैं नहीं कह रहा, डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि मैं नलायकों को पसंद करता हूँ। अब डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसियाँ हैं उसके खिलाफ अवामी नफरत बढ़ रही है, और जो तर्ज हुक्मरानी है, ये अमेरिका के किसी भी सदर के साथ इस तरह का काम नहीं हुआ जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ हो गया है। अब ये बढ़ता हुआ प्रेशर डोनाल्ड ट्रंप के साथ क्या करता है, इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को बैनुल-अक़वामी सतह पर भी तन्हाई का सामना है। मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर के पहले, वो बार बार जो टाइम गेन कर रहे हैं, वो दुनिया को अपने साथ इस लड़ाई में खड़ा करना चाहते हैं, लेकिन दुनिया इस लड़ाई में उनके साथ खड़ी नहीं हो रही। अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के साथी डोनाल्ड ट्रंप पे दबाव डाल रहे हैं कि निकलो इस लड़ाई से जितनी जल्दी हो सकता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बज़िद है कि मैं यहाँ से हार कर नहीं निकल सकता, क्योंकि उसकी कीमत बहुत बड़ी है। डोनाल्ड ट्रंप का सारा करियर, उसके ख़ानदान का सारा करियर, पूरी एम्पायर जो है वो दाव पे लग जाएगी, और फिर ये इस मसले में से, इस स्कैंडल में से कभी नहीं निकल पाएंगे। फिर एप्स्टीन का स्कैंडल इनका इंतजार कर रहा है, फिर इमिग्रेशन पॉलिसी के अंदर जो इन्होंने तब्दीलियां की हैं वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के लिए कोई अच्छी खबरें नहीं है, और बैनुल-अक़वामी सतह पर भी कोई इतनी अच्छी खबरें नहीं है। इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में नाज़रीन एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हुआ करते थे, मुईद यूसुफ साहब, और मुईद यूसुफ साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा जी मैं सोशल मीडिया पर अपने नज़रियात मुसल्लत करने के लिए नहीं आता, लेकिन मैं ये बात ज़रूरी कहना चाहता हूँ कि अगर अगले हफ्ते के अंदर इस बहरान का कोई हल ना निकाला गया तो तारीख़ इस मशरिक़ वस्ता के तनाज़े को तीसरी आलमी जंग के तौर पर याद रखेगी। बहुत जल्द ये आलमी तनाज़े की शक्ल इख्तियार कर लेगा, चाहे ममालिक की तादाद हो, तशद्दुद की शिद्दत हो, या इसके तबाहकुन असरात का दायरा हो। जो लोग इसे रोक सकते हैं उन्हें फ़ौरन इसको होने से रोकना चाहिए। अब एक ही तरीका की जंगबंदी हो जाए, और ईरान को किसी के ऊपर एतबार नहीं है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कोई हौसला अफजा बात नहीं की, सारे कोशिश कर रहे हैं, अरब ममालिक तहम्मुल का मुज़ाहरा कर रहे हैं, और जो उनके दिमाग में चंद दिन पहले ये चीज़ें दिखाई दे रही थी कि शायद वो लड़ाई में उतरने लगे हैं, अब वो ऐसे दिखाई दे नहीं रही। लेकिन क्योंकि लड़ाई है, आप कुछ कह नहीं सकते, किसी भी वक्त इस लड़ाई की शिद्दत में इजाफा हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने मोहम्मद बिन सलमान के बारे में जो अल्फाज अदा किए, मैं वो यहाँ बोल भी नहीं सकता, बहुत ही बदतमीजी वाले अल्फाज हैं, बहुत बेहुदा ज़बान इस्तेमाल की मोहम्मद बिन सलमान के बारे में। अगर किसी और मुल्क के, किसी छोटे मोटे मुल्क के हुक्मरान ने की होती तो अब तक त्या पहुँचा हो जाता। पाकिस्तान के मौलवियों ने ताहिर अशरफी ने उठ के फतवे लगा देने थे, और ख़ास मैंने शरीफैन के लिए सीना को भी कर लेनी थी। तो यहाँ क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप है तो नरम नरम स्टेटमेंट दे रहे हैं सारे कि जनाब नहीं करनी चाहिए थी ये बात, अफसोस हुआ, गलत किया, इस किस्म की बातें कर रहे हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए मोहम्मद बिन सलमान के बारे में, ये किसी सूरत भी किसी सरबराह मुमलिकत को ज़ेब नहीं देते। डोनाल्ड ट्रंप को ऐसे अल्फाज कभी इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे। देखें, जो अरब बादशाह हैं वो बड़े हसास हैं, लेकिन वो मौक़िफ़ अपना बड़ी ताख़ीर के साथ देते हैं, वो रद्द-ए-अमल भी बहुत लेट देते हैं। और एक बात मैं आपको और बताऊँ, वो अपना बदला भी नहीं भूलते। वो इस बात को याद रखेंगे जो अल्फाज डोनाल्ड ट्रंप ने उनके बारे में बोले हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप ने हर तरफ से मुसीबत को दावत दे दी है, और ये एक फ्रस्ट्रेशन को जाहिर कर रहा है कि वो परेशानी है डोनाल्ड ट्रंप के अंदर कि उनको अपनी ज़बान पे कंट्रोल भी नहीं रहता। वो बहुत सारी ऐसी बातें कर रहे हैं जो तारीख का हिस्सा बन रही हैं, और जिससे उनके मुखालिफों की तादाद में इजाफा हो रहा है। ये बात डोनाल्ड ट्रंप को अभी समझ नहीं आ रही, लेकिन जब वो इक़्तिदार के घोड़े से उतरेंगे तो उन्हें समझ आएगी। बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान में भी आसिम मुनीर को, शहबाज शरीफ को, इनको समझ नहीं आ रही, लेकिन जब ये ताकत के घोड़े से उतरेंगे तो इन्हें पता चलेगा जनरल बाजवा की तरह, जनरल फैज़ की तरह कि इनके साथ हुआ क्या। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।